یہ ज़ायशा रहमान है बीजान, भाई ने बोला था आप तक पहुंचा दूं। यहाँ आओ, मेरे पास आ जाओ। बीजान का चेहरा यकदम ही खिल उठा। वो कुछ कंफ्यूज सी उनके पास जाकर बैठ गई। अच्छी खासी ऑकवर्ड सिचुएशन थी उस वक्त। वो जिसकी ज़ुबान हर वक्त फराटे भरती थी उस वक्त बुरी तरह नर्वस हो रही थी। ऐसे कोई करता है भला? अगर जाहिर से कोई नाराज़गी थी तो हम में से किसी से कहा होता। मैं कान पकड़ कर उसको अच्छे से पूछती, उसने क्यों इतनी प्यारी सी लड़की को सताया। उसका हाथ अपने हाथ में लेते वो उसका चेहरा निहारते हुए बोली, वो क्या कहती? खामोशी से नज़रें झुकाए बैठी रही। बहुत परेशान रहा है वो तुम्हारे जाने के बाद। मैंने कभी उसको इस तरह से बेचैन नहीं देखा। हर वक्त उसकी आंखों में एक बेचैनी सी होती थी, नज़रें जैसे किसी की तलाश में हो। अब जो गिला शिकवा हो आराम से सुलझा लेना दोनों। समझ रही हो ना मेरी बात? उसने यूं ही सर हिला दिया, जबकि ज़ाहिर शाह से अच्छे से निपटने के प्लान वो दिल ही दिल बना चुकी थी। इन सब भाइयों ने आज तक कोई काम सीधा किया है जो आगे इनसे उम्मीद रखें हम? वो सब ज़ायशा की आमद पर अच्छा खासा हैरान हो गए थे। मीन्स उन्हें ज़ाहिर शामिर से इस किस्म की कोई उम्मीद बहरहाल नहीं थी। ज़ायशा को बीजान के हवाले करके वो अपने कमरे में चला आया, कपड़े निकाले और फ्रेश होने चल दिया। टॉवल लपेटे वो दूसरे टॉवल से बाल रगड़ता जब बाहर निकला तो फ़ोन की चिंगारती आवाज़ ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। टॉवल साइड पर रखते उसने फ़ोन उठाया और सामने जगमगाते नंबर को देखकर उसने पहले तो अल्लाह से पनाह मांगी, क्योंकि पहले भी कॉल्स आ चुकी थी और वो शावर ले रहा था तब। अस्सलाम वालेकुम, दिलशेर रेहान स्पीकिंग। उसने कॉल रिसीव कर ली हिम्मत करके। हालांकि वो उस वक्त अपने रूटीन के नवाफिल और तस्बीहात पढ़कर सोना चाहता था सिर्फ। शुक्र है तुम जिंदा हो, मैं तो समझी शायद पूरे हो गए हो जो कॉल नहीं उठा रहे। शावर ले रहा था, अभी घर आया हूँ इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर सका। हर बार तुम्हारे पास कोई ना कोई जवाब मौजूद होता है, तो क्या मुझे लाजवाब करने का इरादा रखती हो? मेरे ऐसे कोई शौक नहीं। उसने एक अदा से बाल झटके और एयरपोर्ट कान में लगाया, साथ साथ मोबाइल पर एमी पिक्स वगैरह देख रही थी। इस वक्त खैरियत तो है? क्यों इस वक्त कॉल नहीं कर सकती? कर तो सकती हो। मैं तो वैसे ही कह रहा था। सुनाओ क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बोर हो रही थी घर पर। कुछ तबीयत डाउन थी तो कमरे में पड़े पड़े बोर हो गई। सोचा तुम्हें कॉल कर लूँ तो बस फिर कॉल कर ली। तबीयत को क्या हुआ? मेडिसिन वगैरह ली कोई? नहीं, ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस फ्लू था, हल्का सा फीवर भी हो गया। फिर कोई एंटीबायोटिक ही ले लेती। ले लूँगी सोने से पहले। तुम सुनाओ, दिन कैसा गुजरा? वैसा ही जैसा रोज़ होता है, फुल बिजी। वो बात कर रही थी जब तक कि बिना नॉक के उसके कमरे में चला आया। ये क्या तरीका है किसी के कमरे में जाने का? वो मोबाइल साइड पर करती सामने देखते सीधी हो बैठी। किसी के कमरे में जाने का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कौन सा किसी के कमरे में आया हूँ। मैं तो अपनी होने वाली बीवी के कमरे में आया हूँ। वो यकीनन उस वक्त ड्रिंक किए हुए था, इसलिए उसकी आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा भारी हो रही थी, जबकि कदम भी लड़खड़ाए हुए से थे। होश में नहीं हो तुम, इसलिए शराफत से निकलो यहाँ से, वरना धक्के देकर निकलवाऊंगी तुम्हें। वो मोबाइल को भूले अब पूरी तरह से तकी की तरफ मुतवज्जो थी। माय डियर, कोई घर पर होगा तो आएगा ना तुम्हारी मदद को? आज की रात तो सिर्फ हमारी है, कोई नहीं हमें डिस्टर्ब करने के लिए। बकवास बंद करो, निकलो यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। उसका तो दिमाग ही आउट हो गया था उसकी घटिया बकवास पर। हानिया लिसन, बोलना नहीं, मेरी बात सुनो गौर से। इसके साथ मत उलझो, बल्कि इसको आराम से डील करो और कोशिश करो कि बातों बातों में इसको अपने कमरे से बाहर ले जाओ। मैं आ रहा हूँ, तब तक इसको आराम से डील करो। हाइपर होगी तो बात बिगड़ेगी। तुम घर पर अकेली हो, समझ रही हो ना मेरी बात? अब कॉल चलने दो, मैं बस निकल रहा हूँ घर से। वो जल्दी ब्लूटूथ अटैच करके कानों में लगाते कबर्ड से अपने कपड़े निकालते चेंजिंग रूम में पहुंचा। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी रोड पर रवां दवां थी। उन्हें वहाँ सब निपटाते काफ़ी वक्त लग गया, मगर शुक्र था कि कामयाबी उनके हिस्से में आई थी। वो तीनों और उनके कुछ और साथी भी जख्मी हुए। जाहिर की टांग पर गोली लगी थी, जबकि औरत शेर के बाजू को छू कर गुजर गई थी। जख्म तो काफ़ी आया था, मगर शुक्र है कि बचत हो गई। जुरेज पेट के निचले हिस्से पर चाकू लगवा खड़ा था। 3 साथी और जख्मी हुए थे उनके। उस वक्त वो सब हॉस्पिटल में मरहम पट्टियाँ करवा रहे थे, जबकि जाहिर को ओटी ले जाया गया। बहुत करम था कि सीरियस इशू कोई नहीं हुआ उनमें से किसी के भी साथ। जाहिर शामिर को जब गोली निकालने के बाद रूम में शिफ्ट किया गया तो औरत शेर कुछ देर उसके पास बैठकर फिर घर के लिए रवाना हो गया। अलबत्ता जुरेज हॉस्पिटल ही था। उसको चाकू ज़्यादा गहरा नहीं लगा था, मगर फिर भी खून ज़्यादा बह जाने के बाइस नकाहत थी। रात काफ़ी गुजर चुकी थी जब वो कमरे में दाखिल हुआ। कुछ जहनी अजियत और कुछ जिस्मानी मुशक्क़त और फिर बाजू पर लगने वाले ज़ख्म, इन सब ने मिलकर उसको ज़रूरत से ज़्यादा थका दिया था, मगर वो हर चीज़ से लापरवाह था। नाइट बल्ब की रोशनी में वो आंखें खोल खोल कर देखता। आगे बढ़ा और फिर मोबाइल की टॉर्च ऑन करते अलमारी से अपनी कुछ ज़रूरी चीज़ें और डॉक्यूमेंट्स निकालते ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा। छोटा सा सफरी बैग तैयार करते वो कमरे में वापस आया और कदम खुद ब खुद उसकी तरफ उठने लगे, जो हर चीज़ से बेखबर गहरी नींद में थी।
آہستہ سے اس کے پاس بیٹھتے وہ اس کا چہرہ دیکھے گیا، جیسے آخری بار جی بھر کر وہ اس چہرے کو دیکھتے ہوئے آنکھوں میں بسا لینا چاہتا ہو۔ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، مگر جانتا ہوں تمہیں مجھ سے بہت سے شکوے ہیں، ہو سکے تو معاف کر دینا، شاید میں ہی غلطی پر تھا، مگر اب کیا ہو سکتا ہے، جو ہونا تھا ہو گیا، خوش رہنا اب، میری دلی دعا ہے تم پرسکون زندگی گزارو، اللہ کی امان۔ اس کی پیشانی کو چھونے کے لیے ذرا سا اس کی طرف جھکا، پھر اس کے الفاظ اس کی ناپسندیدگی یاد آتے وہیں رک گیا۔ جب اس کی موجودگی میں وہ سانس لینا بھی پسند نہیں کرتی تو اس کے لمس پر تو وہ اپنا چہرہ ہی نوچ لے گی۔ پھیکا سا مسکراتے وہ اس کے پاس سے اٹھا اور جس خاموشی سے آیا تھا اسی خاموشی سے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ تقی تم کیسی باتیں کر رہے ہو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تمہاری بات، آج سب سمجھاؤں گا، ساری رات ہے ہمارے پاس آج تو۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ ساحرہ اور بابا کہاں ہیں؟ وہ تو گئے کسی نائٹ پارٹی میں۔ یہ تو بہت اچھا ہو گیا، ہمیں کچھ ٹائم مل گیا بات کرنے کے لیے۔ اس نے دل شیر کی بات پر عمل کرتے ہوئے فوراً پینترا بدلا۔ یعنی تم بھی؟ ہاں، میں بھی تم سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر ہر وقت تمہاری بہن ساتھ ہوتی ہے تمہارے، اور کبھی موقع ہی نہیں ملا اکیلے بات کرنے کا۔ وہ شاید اس وقت بالکل ہوش میں نہیں تھا، ورنہ سمجھ جاتا کہ موقع تو خیر بہت تھے، وہ خود ہی لفٹ نہیں کرواتی تھی، مگر وہ تو خوش ہو گیا تھا کہ یہ تو کام ہی آسان ہو گیا۔ ہنی تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تم کتنی حسین ہو۔ وہ بہت ہی لوفرانہ انداز میں گویا ہوا۔ ہنیا سن رہی ہو مجھے؟ اپنی موجودگی کا احساس دلانے کو وہ مدھم سا بولی۔ وہ شاید اس وقت بالکل ہوش میں نہیں تھا، ورنہ سمجھ جاتا کہ موقع تو خیر بہت تھے جو وہ خود ہی لفٹ نہیں کرواتی تھی، مگر وہ تو خوش ہو گیا کہ یہ تو کام ہی آسان ہو گیا۔ ہنی تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ تم کتنی حسین ہو۔ وہ بہت ہی لوفرانہ انداز میں گویا ہوا۔ ہانیہ سن رہی ہو مجھے؟ اپنی موجودگی کا احساس دلانے کو وہ مدھم سا بولی۔ اس کو کسی طرح کچن میں لے کر جاؤ اور باتوں میں لگائے رکھو، اسی دوران کسی طرح کی کوئی چھری، چاقو یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے تم دفاع کر سکو اپنے قبضے میں لے لو۔ کیا ہم کچن میں چلیں؟ باتیں بھی کر لیں گے اور میں اپنے لیے کافی بھی بنا لوں گی۔ کافی پینے سے نیند نہیں آتی تو زیادہ دیر باتیں کریں گے، کیوں نہیں؟ آؤ۔ تقی نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اس کو لے کر کچن کا رخ کیا۔ چاہنے کے باوجود وہ اپنا ہاتھ نہیں چھڑا سکی اور مصنوعی مسکراہٹ سجائے وہ مجبوراً چل رہی تھی۔ اس نے کافی میکر آن کیا اور یوں ہی باتوں باتوں میں ادھر ادھر نظریں گھمائیں۔ کیا ہم شادی کے بعد لندن رہیں گے یا تم یہاں شفٹ ہونے کا سوچ رہے ہو؟ وہ چالاکی سے اس کو باتوں میں الجھائے اس کیبنٹ تک آئی جدھر کٹلری وغیرہ پڑی ہوتی ہے۔ اس نے پھرتی سے ایک بڑے سائز کا چاقو چھری اٹھایا۔ تقی بھی شاید ڈرامہ کر رہا تھا، اس لیے اس کے چھری اٹھاتے ہی اس نے اس کو پیچھے سے دبوچا اور اس کے ہاتھ اپنی گرفت میں لیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے اتنا گدھا لگتا ہوں میں تمہیں جو تمہارے یکدم بدلتے موڈ کو سمجھ نہیں پاؤں گا؟ اس کے ہاتھ سے چھری چھینتے وہ مکاری سے بولا۔ ہنی نے پورا زور لگا کر اس کو پرے دھکیلا، اس کے قدم ڈگمگائے اور یقیناً گر جاتا وہ اگر بروقت سلیب کو نہ تھامتا۔ ہنیہ کیا ہوا؟ ہنیہ میری بات سنو۔ ہے تم جو کوئی بھی ہو دور رہو اس سے، ورنہ مار ڈالوں گا تجھے۔ وہ زخمی شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا، مگر ہاتھا پائی کے دوران اس کا ایئرپورٹ گر گیا تھا۔ ہنی اس کے سنبھلنے تک کچن سے بھاگی اور تقی بھی اس کے پیچھے ہی لپکا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے کمرے میں پہنچ کر دروازہ لاک کرتی اس نے پاؤں اڑا کر اس کی کوشش ناکام کر دی۔ ہنیہ پورا زور لگا رہی تھی، مگر مقابل ایک مرد تھا جو طاقت میں اس سے زیادہ تھا۔ اس نے ایک زوردار دھکا مارا تو وہ بری طرح زمین پر گری اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ دروازہ بند ہی کرنا تھا تو مجھے کہا ہوتا، میں کر دیتا، اس نے خباثت سے بولتے مڑ کر دروازہ لاک کیا۔ ہنی کے پاؤں میں موچ آئی تھی یا جانے کہاں چوٹ لگی تھی، مگر اسے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ کوشش کے باوجود اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ رک جاؤ، میں نے کہا وہیں رک جاؤ۔ وہ اس کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر پیچھے کو کھسکی۔ بہت بول لیا تم نے اور سن لیا میں نے، مگر آج کی رات تم نہیں بولو گی، کیونکہ آج کی رات میں سنوں گا ہی نہیں کچھ۔ اس کے پاس زمین پر پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ بڑھا کر چہرے پر آئی لٹوں کو ہٹانے کی کوشش کی، مگر ہنی نے چہرہ موڑ لیا۔ جتنا شور کرو گی اتنی درندگی دیکھو گی، خاموشی سے جو ہوتا ہے ہونے دو، تمہیں کم تکلیف ہوگی۔ شٹ اپ، زبان کھینچ لوں گی میں تمہاری اگر مجھ سے کوئی فضول قسم کی بکواس کی تو تم زبان کھینچو گی میری۔ اس نے اس کے بال مٹھی میں پکڑتے چہرہ قریب کیا۔ بال چھوڑو میرے واہیات انسان، میں لعنت بھی نہیں بھیجتی تم پر۔ وہ بری طرح مزاحمت کر رہی تھی، مگر منہ پر پڑنے والے مردانہ ہاتھ کے زوردار تھپڑ پر اس کو اپنے منہ کے اندر خون کا ذائقہ گھلتا محسوس ہوا۔ وہ جو آج تک اتنا سب برداشت کرنے کے باوجود کبھی کمزور نہیں پڑی تھی، آج اس کی ہمت ٹوٹ گئی۔ اس نے شدت سے دعا کی کہ یا تو دل شیر آ جائے یا پھر موت آ جائے اس پل اسے۔ اب میں وہ تقی نہیں جو تمہاری بکواس سنے گا، نہ تمہارے نخرے دیکھوں گا۔ کام کچھ سالوں پہلے نہیں ہو سکا تھا جو وہ آج ہوگا۔ وہ چہرے پر درندگی سجائے اس کی طرف جھکا۔ ہنی نے اس کے منہ پر پوری قوت سے تھپڑ جڑا تھا۔ وہ غصے سے
पागल होते उस पर झपटा और कंधे से उसकी शर्ट चरर की आवाज़ के साथ फटती चली गई। दिलशेर, उसकी पुकार बेसाख्ता थी। किस यार को बुला रही हो यहाँ? यहाँ कोई नहीं आने वाला, कोई दिलशेर नहीं आएगा आज। उसके बालों को फिर से मुट्ठी में भरते उसने पीछे को खींचते उसका चेहरा ऊपर किया। जब बाकियों के साथ अय्याशी कर सकती हो तो मेरे सामने क्यों ड्रामे करती हो? क्या सिर्फ अपने दिलशेर की रातें रंगीन करती हो? बकवास बंद करो घटिया इंसान, उसकी गर्द को भी नहीं पा सकते तुम जैसे गंदे मर्द। वो अपने बाल चुराने की कोशिश में पुकारी थी। मुझे इस वक्त तेरे यार की खूबियां नहीं सुननी, मैं तो इस वक्त तुम्हारी खूबसूरती को सराहना चाहता हूँ। वो उसकी तरफ झुकते इंतहाई गंदे अंदाज में बोला। दिलशेर, कहाँ हो तुम? वो लड़की जिसने आज तक किसी के सामने एक आंसू नहीं बहाया था, वो लड़की जिसने आज तक किसी के सामने एक आंसू नहीं बहाया था, उस पल फूट फूट कर रोती। वो उसको बालों से पकड़े खुद से दूर करने की कोशिश करते फिर से दिलशेर एहान को पुकार रही थी। उसी पल दिलशेर एहान वहां दाखिल हुआ। हानिया, हानिया कहाँ हो तुम? हानिया किधर हो? जहां उसकी आवाज़ सुनकर हनी के जिस्म में जिंदगी की लहर दौड़ी, वहीं तकी बौखला गया कि ये कौन आ गया था उस वक्त। दिलशेर, तकी की बाहों में मचलते उसने तड़प कर उसको पुकारा। दिलशेर उसकी आवाज़ सुनते उस तरफ भागा और दरवाज़ा धड़ाधड़ बजाया। तुम्हें क्या लगता है बच जाओगी तुम? अगर मेरी ना हुई तो फिर किसी और के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। दरवाज़ा खोलो, मैंने कहा 1 मिनट से पहले दरवाज़ा खोलो। दिलशेर, उसके लफ्ज़ उसके मुंह में ही रह गए क्योंकि तकी ने उसका गला इस तरह से दबाया था कि उसकी आंखें बाहर को उबल पड़ी थी। दिलशेर ने साइलेंसर लगी पिस्तौल निकाली और फायर करते लॉक तोड़ा। धाड़ की आवाज़ से दरवाज़ा खुला तो तकी हनी को छोड़ते पलटा और उसके सामने खड़े बंदे को देख उसका सारा नशा हिरन हुआ। हनी बुरी तरह खांसते हुए सांस लेने की कोशिश कर रही थी। कंधे से शर्ट फट चुकी थी, होंठ फटा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और जो चीज़ उन सब में सबसे ज़्यादा बुरी थी वो उस लड़की की आंखों में आंसू थे जिन्हें देखकर दिलशेर को खुद पर काबू रखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। फिर दिलशेर था और उसका जलाली गुस्सा था जो आता तो कम ही था, लेकिन जब उसको गुस्सा आता तो फिर कुछ नहीं दिखता, तो फिर ना उसे कुछ दिखता और ना सुनता था। हनी की हालत उस वक्त इतनी बुरी और काबिल रहम थी कि वो उसको रोक भी नहीं पा रही थी कि वो उसे छोड़ दे, वो मर जाएगा। दिलशेर, उसने हिम्मत करके उसको पुकारा मगर वो सुन नहीं रहा था। दिलशेर एहान, छोड़ दो उसको, मर जाएगा वो। दिलशेर, वो उसको रोक रही थी मगर उस पर तो जैसे कोई जुनून सवार था। इतनी कूल पर्सनैलिटी रखने वाला बंदा गुस्से का इतना बुरा था, हनी को शदीद हैरत हुई। तकी मजीद बर्दाश्त ना करते अब बेहोश हो चुका हुआ था। तकी मजीद बर्दाश्त ना करते बेहोश हो चुका था। जब कोई लड़की कहे कि उससे दूर रहो तो फिर उससे दूर रहो। उसके होशो हवास से बेगाना वजूद को एक जोरदार किक रसीद करते वो हनी की तरफ मुतवज्जो हुआ जो हाल बेहाल हुई दीवार से टेक लगाई बमुश्किल ही हवास बहाल रखे हुए थी। उसकी हालत देखते उसने कमरे में नज़र दौड़ाई मगर उसको उसकी मतलूबा चीज़ नहीं मिली। वो उसकी कबर्ड की तरफ बढ़ा मगर वो भी जीन्स, ट्राउज़र, शर्ट्स और टॉप्स से ही भरी थी। एक साइड पर पड़े शॉपिंग बैग को देखकर उसने शुक्र अदा किया और जल्दी से उसमें से वही स्याह चादर निकाली जो कुछ दिन पहले उसने उसको गिफ्ट की थी। चादर उसकी तरफ बढ़ाई मगर नजरें फेरे हुए था। उसने अच्छे से चादर कंधों पर फैलाकर खुद को ढांप लिया तो वो उसके पास पंजों के बल वहीं बैठ गया। वो सर झुकाए खुद को संभालने की तगोदो में थी। तुम ठीक हो? कुछ देर पहले वाला गुस्सा उस पल कहीं उड़न छू हुआ था। आंखों में आने वाला ढेर सारा पानी पीछे धकेलते वो इतना ही बोल पाए, इसको बह जाने दो, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, कुछ नहीं कहूँगा। तुम इन आंसुओं को अपने अंदर मत उतारो, ये खारा पानी तुम्हारे वजूद को बंजर कर देगा। इनको बहने दो। यहाँ कोई नहीं है जो तुम्हें कमज़ोर समझकर तुम पर तरस खाएगा। यहाँ सिर्फ दिलशेर एहान है जो सब जानता है। तुम इन आंसुओं के पीछे छुपा रही हो ना जो, वो भी, और जो तुम अपने गुस्से के पीछे आज तक छुपाती आई हो वो भी। उसके इतना कहने की देर थी कि वो यकदम ही दोनों हाथों से उसको कॉलर को पकड़ती, उसके सीने पर सर टिकाते ऐसा रोई कि दिलशेर को लगा वो पत्थर हो गया। उस पल वो अपनी सांस तक रोके हुए था। ऐसी बेइख्तियारी उससे आज तक सरजद ना हुई थी। यहाँ तक कि जब वो होश में नहीं होती थी तब भी वो हद में रहती, खुद को संभाल कर रखती, मगर आज वो हर हद पर ज़ाब्ता भूले उसका सीना भिगो रही थी। हानिया, उसने मध्यम सा पुकारा कि शायद वो कुछ दूर हो जाए। हाथ तो वो अब भी लगाने से उसे डर रहा था। मैडम, आप भूल रही हैं कि मर्दों से शदीद नफरत है आपको। वो उसको बातों बातों में एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वो उसके कितना करीब हुई है। लेकिन तुम दिलशेर एहान हो। सूं करते वो कुछ पीछे हटी। जी बिल्कुल, और मैडम तो दिलशेर एहान को सिरे से मर्द ही नहीं मानती, मगर मैं याद दहानी करा दूं कि बहरहाल मैं एक मर्द ही हूँ, इसलिए फासला रखो। वो उस पल उसकी कैफियत समझ रहा था, जब भी उसका ध्यान बटाकर उसको नॉर्मल करना चाहता था। लेकिन दिलशेर एहान वो वाहिद मर्द है जो किसी को भी कभी हर्ट नहीं कर सकता। उसके इस कदर मजबूत यकीन को देखते दिलशेर की आंखों में इंतहा की हैरत उभरी। इतना यकीन करने के लिए शुक्रिया।
मेरे लिए कभी भी काबिल एतबार नहीं रहे, मगर तुमने ये एतबार खुद हासिल किया। अच्छा, अपने डैड को कॉल करो, बुलाओ उन्हें घर। वो कैसे एक बेटी को किसी लड़के के साथ अकेले घर पर छोड़कर जा सकते हैं? क्या तुम मुझे आबरू के घर ड्रॉप कर दोगे? वो उस वक्त कोई और ही हानियाँ लग रही थी जिसको वो जानता था। ये वो नहीं थी, ये तो शिकस्ता सी टूटी बिखरी सी थी जो उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। ऐसे आबरू तुम्हारी दोस्त? हाँ वही। मगर इस वक्त तुम ऐसी हालत में उसकी तरफ क्यों जाओगी? तो तुम्हारे ख्याल में क्या मुझे यहाँ रहना चाहिए? ना आंखें उठाई तो दिलशेर निगाह फेर गया। तुम अपने डैड। दिलशेर, मुझे ले चलो आबरू की तरफ। उसने दरमियान में उसकी बात काटी। आवाज़ उस वक्त कुछ तबीयत की खराबी और कुछ रोने के बाइस भारी हो रही थी। तुम जिद करना नहीं छोड़ सकती? बिल्कुल भी नहीं, तुम लाइलाज हो। वो नफ़ी में सर हिलाते उठ खड़ा हुआ। हाथ दो अपना। उसकी तरफ हाथ बढ़ाते उसने उठने में मदद चाही। दिलशेर ने पलट कर उसके बड़े हुए हाथ को देखा। मैंने ये तो नहीं कहा कि अपना हाथ उतार कर दे दो मुझे, जो यूं बुत बने खड़े हो। मैं उठ नहीं पा रही, सहारा दो मुझे।